TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और T3 और T4 निकलते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि T4 हार्मोन जो है इसको हम टेट्रा आयोडोथायरोडीन बोलते हैं। इसमें आयोडीन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे एक्चुअली इसमें आयोडीन जो है आपके पास 4 होंगे और इसमें आयोडीन कौन से होंगे, 3 होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या मोबिलाइज कौन सा होता है, T3 और T4? सर T3 होता है, ठीक है। और बॉडी में जो ज्यादा वर्किंग करता है वो T4 होगा, थायरोक्सिन जो है आपके पास। अच्छा जी, इसकी कंट्रोल किसका होता है, आपको कंट्रोल भी पता होना चाहिए। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कंट्रोल का कि हाउ T3 एंड T4 और हार्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड, तो आप याद रखिएगा कि दो हार्मोन जो है ना वो आपके T3 और T4 जो है, ये दोनों हार्मोन जो है ये एक्चुअली नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल होते हैं। और इसके लिए स्टिमुलेशन क्या चाहिए होती है, TSH। जब TSH का लेवल कम होता है तो इसको इंड्यूस किया जाता है, एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बताया जाता है। एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड फिर हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करते हैं। जबकि दूसरा जो हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इसकी स्टिमुलेशन या इसका कंट्रोल कौन करता है, और अल्फा में आपके पास हो कि इसको T3 करेगा, बीटा में पूछ लिया जाए T4 करेगा, चार्ली में पूछ लिया जाए कि ये TSH करेगा, और इसकी स्टिमुलेशन जो है वो कैल्शियम जो है लो कैल्शियम करेगा या हाई कैल्शियम करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैल्शियम का लेवल इसमें फॉर एग्जांपल हाई है। तो आप बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर regulate the release of calcitonin जी। सर हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। आपको माइक ओपन ही है बिल्कुल, आपने तो बता दिया, चलिए ठीक है जी। मोमिना आप बताएंगे। हाई कैल्शियम कंसंट्रेशन। याद रखिएगा कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होती है और वो कहाँ हो, ब्लड में। जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में हाई होता है तो ये इसको स्टिमुलेट करता है और फिर ये अपटेक करना शुरू कर देगा, ब्लड से कैल्शियम को लेगा और इसको डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स में डिपॉजिट करवाएगा। तो नेक्स्ट बेटे आप लोगों को इनके फंक्शंस का भी पता होना चाहिए कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो T3 एंड T4 जो है उसके बेसिक फंक्शंस क्या है, एग्जांपल मैं बताता हूं कि जो है T3 और T4 जो है ना, इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फिर मैं पूछ सकता हूं कि ये बेसल रेट ऑफ मेटाबॉलिक रेट जो है उसको इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है टेम्परेचर को, वर्क करता है विद T3 एंड T4 कंबाइंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, वर्क विद STH हार्मोन, स्पेक्ट्रोट्रोपिन हार्मोन के साथ ये क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। और सेल और ब्रेन जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है ब्रेन सेल्स को, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस जो ब्रेन सेल्स है उसकी डेवलपमेंट, ब्रेन सेल्स की डिफरेंशिएशन कर सकता है। All are correct about the functions of T3 and T4 हार्मोन और थायराइड हार्मोन्स एक्सेप्ट जी। जी बेटे आप बोले। डिक्रीज टेम्परेचर। हाँ, डिक्रीज टेम्परेचर, ये याद रखिएगा
हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करने के लिए जो नॉर्मल है थर्मोजेनेसिस के लिए ये डिक्रीज नहीं करता, ये इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा तो जाहिर पता है हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, इससे हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट कंप्लीट होता है और फिर हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर स्टेबल हो गया। नो डाउट थर्मोस्टेट जो है ना बॉडी का ये नहीं है, लेकिन इसकी वजह से थर्मोस्टेट एक्टिव और सेट ऑफ हो सकता है। वर्क विद एसटीएच हार्मोन के साथ वर्क करता है, ठीक है, इसको हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। और तभी तभी तो ब्रेन सेल्स और दूसरे सेल्स जो है वो बॉडी के क्या करेंगे, वो एक्टिवेट होंगे। तो ये आपने याद रखना है कि मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होता है और ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को और रिलीज करता है एनर्जी को। तो नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे कैल्शियोटेनिन के फंक्शन को। कैल्शियोटेनिन फंक्शन जो है ना, कैल्शियोटेनिन ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है, ये हार्मोन बेसिकली, जी बोले बेटे। सर ये जो आपने पहले कहा सर दोबारा एक बार बता देंगे कि क्या फंक्शन है और क्या नहीं? जी बेटे क्या कह रहे हैं आप? पहला जो आपने 4 ऑप्शंस लिखी हैं जी उनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है? देखिए ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये नेगेटिव फंक्शन है। ये डिक्रीज नहीं करता है, एक्चुअली ये इंक्रीज करता है टेम्परेचर को हमारी बॉडी में, रेगुलेट करता है, ठीक है। जी ठीक है सर, ठीक है। जी बेटे Sir, what did you read for D? Brain cell differentiation? What does it say? differentiation mean to produce something, differentiation or to get maturity. Brain cells basically mature under the influence of this hormone. It is called differentiation. Okay. कैल्शियोटेनिन जो है वो बेसिकली ये रेगुलेट करता है ब्लड, रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है तो बेसिकली, क्योंकि कैल्शियम जो है वो आपको पता है आयन है, तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होती है, तो इसकी सिंथेसिस और रिलीज को कंट्रोल कौन कर रहा होता है कैल्शियम की, वो एक्चुअली ये कैल्शियम आयन जो है वो इस कैल्शियोटेनिन को जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, और सॉरी एंटागोनिस्टिक वर्क करता है विद पीटीएच हार्मोन। पीटीआई हार्मोन नहीं है ये, पीटीएच हार्मोन का मतलब है पैराथोर्मोन हार्मोन। ये आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से फंक्शन करेगा। अब आप लोगों ने ना एब्नॉर्मलिटीज पढ़नी है। एब्नॉर्मलिटीज में एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आप हार्मोन की एब्नॉर्मलिटी पढ़ेंगे ना तो दो चीजों को आपने याद रखना है, माइंड में रखना है, और इसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी आएंगे। एब्नॉर्मलिटीज, पहली एब्नॉर्मलिटी ये है कि ये ओवर सिक्रेशन करते हैं। ओवर सिक्रेशन होगी तो तब क्या होगा, और अंडर सिक्रेशन होगी बॉडी में, तो ये एब्नॉर्मलिटी है ना। नॉर्मली अगर किसी में थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो पूरी मेटाबॉलिक रेट्स जो है वो ठीक चल रहे हैं, बॉडी का होमियोस्टेसिस ठीक है, लेकिन ओवर सिक्रेशन का मतलब है बूस्टअप हो जाए, बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है और ये मूव करता जाए, और अंडर सिक्रेशन का मतलब है कि बहुत कम रिलीज हो और बॉडी को इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। इस चीज को हम बोलते हैं एब्नॉर्मलिटीज, ओवर सिक्रेशन और अंडर सिक्रेशन। तो ओवर प्रोडक्शन या ओवर सिक्रेशन को हम हाइपरथायराइडिज्म भी बोलते हैं। वर्ड में लिख रहा हूं, इसको हम हाइपर थायरोइडिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसमें हाइपर एक्टिविटी है, और अंडर सिक्रेशंस जो है जो कम रिलीज हो रही है
इसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये टर्म्स पंजाब वाले नहीं पढ़ते, फैशन वाले पढ़ते हैं, और जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक डीजे टेलर में ये टर्म्स पढ़ते हैं। तो अगर ओवर प्रोडक्शन होगी इन हार्मोन की, कौन सा हार्मोन है एक्सेसिव हार्मोन, कौन सा होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है वो ओवर प्रोडक्शन करेगा तो एक डिजीज हो जाएगी। इस डिजीज को हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। ग्रेव्स डिजीज होगी, और जब भी ग्रेव्स डिजीज होगी तो याद रखिएगा इसमें आपके पास नंबर 1 पे जो इसमें सिम्टम आएगी ना उसको हम बोलते हैं एक्सोपैथेल्मिक, ये कंडीशन का नाम है, इसको एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं। ग्वाइटर कहते हैं गिल्लड को, यानी कि ये जो नेक रीजन होता है इसकी स्वेलिंग हो जाए, तो ये इसका की फीचर है। ठीक है, तो ग्रेव डिजीज किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं, ड्यू टू द एक्सोपैथेल्मिया। एक्सो मीन बाहर की तरफ, एंड बल्जिंग आईज, इसका मतलब होता है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें ओवर सिक्रेशन होती है ना, अगर आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, आप किस तरह पता चलेगा, ये विजुअलाइज हो सकता है, टेस्ट तो करते हैं लेकिन आंखें बाहर आ जाती हैं उनकी, ऐसे हो जाती है, तो बल्जिंग आईज होती हैं, इसको एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर का नाम देते हैं। ठीक है, और इसमें इंक्रीज कर जाता है मेटाबॉलिक रेट, जाहिर बात है इंक्रीज करेगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। जाहिर बात है टीएसएच इसमें जो है ना, और थायरॉक्सिन का लेवल एक्चुअली इंक्रीज कर देता है, इस वजह से ये दो प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। जबकि आपके पास दूसरा है जी अंडर सिक्रेशन। जब अंडर सिक्रेशन होगी तो फिर क्या होगा, अंडर सिक्रेशन जो है ये डेफिशिएंसी होती है थायरॉक्सिन की, और इसमें एक डिसऑर्डर होता है, इसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं। क्रेटिनिज्म का होगा जब अंडर सिक्रेशन हो, कंजेनिटल होता है, कंजेनिटल का मतलब है कंजेनिटल डिफेक्ट है, बाय बर्थ होता है, इसमें थायरॉक्सिन होती नहीं है बॉडी में, तो बॉडी जो है वो पर्सन्स की इंडिविजुअली, और जो पर्सन होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाती। इसमें बॉडी में जो है वो हेयर्स जो है स्कैंटी हेयर होते हैं, येलोइश स्किन होती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, और सेक्सुअली भी बॉडी जो है वो प्रिपेयर नहीं होती। अगर यही कंडीशन ये अर्ली लाइफ में होती है, याद रखिएगा, चाइल्डहुड में हो सकती है या उससे भी पहले तक। लेकिन अगर जो कोई पर्सन है उसको कोई डिजीज, फॉर एग्जांपल कंडीशंस, ऐसे कंडीशंस के उसका आफ्टर एडोलेसेंस ये अगर डिजीज हो, ये बिफोर एडोलेसेंस हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिडिमा। मैक्सिडिमा ये यंग एज के मोस्टली लोगों को होती है, यानी कि फीमेल्स या मेल जो है वो 20 से अबव चल जाए, 25 50 तक ये हो जाती है मैक्सिडिमा। मैक्सिडिमा जो है ये बेसिकली ये वो डिसऑर्डर है। अच्छा, इसको ना दोनों वर्ड से शो करते हैं, MAXY से भी शो करते हैं, MXYEDEMA से भी शो करते हैं, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। तो मैक्सिडिमा जो है बेसिकली इसमें क्या होगा कि पफनेस ऑफ द हैंड हो जाएगी, स्किन जो है स्वेल कर जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगी, और इनमें भी ग्वाइटर होता है। दोनों डिजीज में याद रखिएगा ग्वाइटर होगा। ग्वाइटर चाहे वो आपके पास लैक ऑफ सिक्रेशन हो या बूस्ट अप ऑफ सिक्रेशन हो, तो दोनों कंडीशन पे क्या होगा, आपके पास याद रखिएगा ये ग्वाइटर होता है। ये तो आपने पढ़ी है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स पढ़े हैं, एब्नॉर्मलिटीज पढ़ी हैं थायरॉक्सिन की। आप मुझे बताएं कि थायरॉक्सिन क्या है, T3 है या T4 है?
जी बेटे बोलें आगे। T3. अच्छा जी ठीक है। जी बेटे आप बोलें। जी बेटे बोले। सर T4 है इसका आंसर। सर थोड़ी सी एक दफा स्लाइड पीछे कर देगी, मैंने स्क्रीनशॉट लेना था। या मैं इसको वाइड अप करके ना फिर दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट एक साथ ले लीजिएगा। मोस्टली थायरॉक्सिन जो होता है T4 में आता है और यही हमारी बॉडी में मेटाबॉलिकली एक्टिव काम भी कर रहा होता है। T3 जो है से T4 बनता है, एक आयोडीन का डिफरेंस होता है। अगर आपसे यही एब्नॉर्मलिटीज पूछ ली जाए कैल्सिटोनिन की, तो क्या बॉडी में कैल्सिटोनिन हार्मोन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है? तो याद रखिएगा इसकी जो एफिशिएंसी या इसकी एक्सेस या डेफिशिएंसी है ना, वो डिस्टर्ब कर सकती है कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को, और इसकी वजह से अंडर सप्रेशन हो या ओवर सप्रेशन हो, आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, सबसे पहले नर्वस सिस्टम वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल है। मसल्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, याद रखिएगा। ब्लड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम होगा। और अगर बोन्स भी इसके साथ इंक्लूड होती है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आगे पैराथॉर्मोन हार्मोन आपको समझाना है, उसमें आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल बोलिए। नहीं सर, बस उसका आंसर देना था। ठीक है बेटे, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। सो ये याद रखिएगा, इनके एमसीक्यूज मोस्टली कैल्शियम के एमसीक्यूज जो है ना, वो पैराथॉर्मोन हार्मोन के साथ जो है हम लिंक करेंगे। तो बेटे अगर नोट कर लिए तो मैं इसको रेस कर लेता हूँ। जी बेटे। सर ये जो आपने एंटागोनिस्ट वर्क और ये पीटीएच लिखा सर, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने समझा नहीं। अच्छा, एंटागोनिस्टिक वर्क दो, जब भी आप इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे ना, अल्लाह खैर करे आपने कुछ अर्से के बाद डॉक्टर बन जाना है, तो इंडोक्राइनोलॉजी बड़ी मुश्किल आसान चीज नहीं है, बहुत टफेस्ट जो है ये फील्ड है बायोलॉजी की या मेडिकल साइंसेस की। तो दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, एक होता है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज्ड वर्क, यानी कि वो वर्क जिसमें दो कंपोनेंट्स या दो केमिकल्स या दो इवेंट्स जो है एट अ टाइम जो है वो अपनी रिस्पॉन्स या अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसको हम सिंक्रोनाइज वर्क कहते हैं। एग्जांपल मैं आपको कल की दे देता हूं या इसके साथ दे दें कि एसटीएच हार्मोन प्लस थायरॉक्सिन जो है, ये दोनों हार्मोन जो है, ये जारी करता आपको पता है सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये ट्रोपिक हार्मोन जो है, ये बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है। तो ये भी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आ रहा है ना, तो एट अ टाइम ये वर्क कर सकते हैं। इस वर्किंग को हम नाम देते हैं सिंक्रोनाइजेशन, और एक होता है एंटागोनिस्टिक। जब वर्ड एंटागोनिस्टिक आता है, इसका मतलब है कि एक हार्मोन एक एक्टिविटी को इंड्यूस करे और दूसरा हार्मोन उसको अपोज करे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम के लिए एक हार्मोन, सॉरी कैल्शियम तो मैं बाद में बताता हूं, पहले ये देख लें। आपके पास कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है और दूसरा है पैराथॉर्मोन हार्मोन। अब ये दो हार्मोन है, ये क्या करता है, जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो उसको ब्लड से बोन्स की तरफ शिफ्ट करेगा, और ये क्या करेगा, इसको बोन्स से ब्लड को ब्लड की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे होते हैं, इस चीज को हम एंटागोनिस्टिक वर्किंग बोलते हैं। ये आगे पढ़नी है हमने। सर मतलब ये जो कैल्सिटोनिन है, ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है। यानी कि एक्टिव तब होगा जब इसकी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा ब्लड में,
और जैसे कैल्शियम का लेवल ब्लड इंक्रीज होगा नॉर्मल कंडीशन में, तो इसने ब्लड में से कैल्शियम को डिक्रीज करवाना है एक्चुअली, ठीक है। डिक्रीज का मतलब है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है। आप फॉर एग्जांपल प्रोटीन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आपने गोश्त खा लिया, अंडे खा लिए, ठीक है, तो वो जो प्रोटीन अंडे में से निकली प्रोटीन है वो आपके ब्लड में तो जाएगी। तो यहाँ पर जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है ब्लड में, तो कैल्शियम हार्मोन उस ब्लड में से उसको रिसीव करता है और बोन्स में डिपॉजिट करता है, मसल्स की एक्टिविटी में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। Yes. अभी हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में। तो नेक्स्ट आपके पास ग्लैंड है, इसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। बेटे आप लोगों को इसके अगर एमसीक्यूज आ जाए इस तरह से कि पैराथायरॉइड ग्लैंड्स बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, तब आपको उसको बताना पड़ेगा कि कितने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जी बेटे बोले अगर आपसे ये 4 ऑप्शन जी बेटे बोले जल्दी करें कौन फीडबैक कह सकते हैं कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन। बेटे मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं वेट करूं। आपके पास 4 ऑप्शन है, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, इसके पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4। आपसे पूछ लिया जाए कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ये टोटल नंबर्स कितने होते हैं, तो आप कहेंगे जी नंबर्स जो है वो इसके जी बोले कितने होंगे? 4 सर, 4। याद रखिएगा 4 नंबर होंगे, इसके नंबर्स में 4 होते हैं और 2 जो है हमारे पास पेयर्स होंगे। ये एमसीक्यूज बहुत दफा आ चुका है पास पेपर में ना, जब पीएमसी टेस्ट लेता था तो मोस्टली बच्चे जो है ना वो जो है वो बेसिकली 4 पेयर्स लगाते थे। ऐसा नहीं है, अगर हम इसको ड्रॉ करें ना तो हमारे पास इस तरह से थायराइड ग्लैंड जो है उसकी शेप जो है वो इस तरह से होगी। ये थायराइड ग्लैंड है। ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें सेल्स मौजूद हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स, ये सारे सेल्स हैं। बड़ा इसको डिटेल में नहीं जा रहा मैं। इस पे इसकी साइड्स पे एक यहाँ पर होगा, ये इसका फ्रंट व्यू है, और इससे बैक जाएंगे तो वहां पर भी मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होंगे और यहाँ पर होंगे। तो एक्चुअली ये पैराथायरॉइड ग्लैंड की जो है किस व्यू पे पड़े होते हैं? बैक पे पड़े होते हैं, बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसकी पोजीशन आपने याद रखनी है, बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी लोकेशन कहां पर है, तो इसकी लोकेशन है पैराथायराइड की लोकेशन है बेसिकली थायराइड ग्लैंड पे। और कहां पर? क्या इसकी लेटरल साइड पे है, इसकी फ्रंटल साइड पे है, इसकी बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड पे। ये एम्बेडेड होते हैं और लेटरल लूप्स भी होते हैं। क्या होते हैं? लेटरल लूप पे, लेटरल लूप्स। ये बड़े इंटरेस्टिंग है। अब ये इसकी लूप्स बनी हुई है, ये इसकी लूप्स हैं, तो इसकी लेटरल साइड पर मौजूद होंगे। ठीक है जी, नंबर्स का पता चल गया। इसके हार्मोन्स का नाम पता होना चाहिए कि इसके हार्मोन्स क्या बोलते हैं। इसके हार्मोन को हम पैराथॉर्मोन हार्मोन बोलते हैं। और अगर आपसे इनके हार्मोन्स का केमिकल कॉम्पोजिशन पूछ ली जाए कि इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगी, क्या ये पेप्टाइड होगा, क्या ये प्रोटीन होगा, क्या ये अमीनो एसिड होगा, या कैटाकोलामाइंस होगा, तो 4 आप लोगों को मैंने बताई हैं इसमें ऑप्शंस। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। और पैराथॉर्मोन हार्मोन स्टेटमेंट है, व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ
पैराथॉर्मोन हार्मोन, ठीक है जी। सो आप व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन, कौन बताएगा यार? ऐसे ना आप ही सारे बताते हो, आज वो बच्चा बताए जो इसने कभी नहीं बताया हुआ। ये ही बाकी किसी को नहीं पता है। तो याद रखिएगा, मुझे पता चल गया आप तीनों को पता है कि पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल है। याद रखिएगा ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल है। और पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल है तो इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसको नहीं पढ़ना, सिर्फ हमने याद रखना है कि पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है और इसमें अमीनो एसिड्स के नंबर आपने याद नहीं रखने, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो नेट ओपन करते हैं और जल्दी से कहते हैं सर इसके अमीनो एसिड ऐसे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है आपको। इसकी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को हमने पढ़ना है कि इसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। सो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लो लेवल ऑफ कैल्शियम जो है इसकी स्टिमुलेट करता है। तो इसमें स्टिमुलेशन कैसे आती है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो होगा ना, कैल्शियम का लेवल लो होगा तो ये हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट होता है और क्या रिलीज करती है, पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच हार्मोन रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन बोलते हैं। और ये डायरेक्टली इंक्रीज करता है पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन को। तो हाई लेवल अगर ब्लड में, ये तो आपके पास होगी स्टिमुलेशन, और इसकी इनहिबिशन कैसे होगी, अगर यही कंडीशन ब्लड में हाई हो जाए तो क्या करेगा कि पैराथॉर्मोन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी। स्टॉप ना कि ये वर्ड कुछ अच्छा नहीं लगा यहाँ पर, इसको आप सप्रेस कह लें। तो इसको इनहिबिट कौन करता है, हाई कैल्शियम लेवल, और इसको स्टिमुलेट कौन करता है, पीटीएच हार्मोन। अगर आपने अभी जो कैल्शियोटोनिन के बारे में पढ़ा था तो कैल्शियोटोनिन किस तरह से वर्क कर रही है इसके साथ, तो ये एक्टिविटी को भी देखना है आप लोगों ने। इसको मैं बात बताता हूँ, पहले अंडर सिक्रेशन या इसकी एब्नॉर्मलिटीज देख लें। इसकी एब्नॉर्मलिटीज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आपने एब्नॉर्मलिटीज के बारे में पढ़ना है तो आपने अंडर एक्टिविटी या ओवर सिक्रेशन और अंडर सिक्रेशन दोनों को पढ़ना है। तो हमारे पास है एक टर्म ओवर सिक्रेशन, जब इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में विदाउट एनी रीजन या रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दे, और दूसरी जो है इसको हम अंडर सिक्रेशन बोलेंगे। तो ये सिक्रेशंस के जो एमसीक्यूज है वो किस तरह से पूछ सकता है, वो ये आपसे पूछ सकता है कि किस एक्टिविटी में जो है ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो रिड्यूस होगा और मस्कुलर टेक्नी होगी। तो अंडर एक्टिविटी वो सिस्टम है जिसमें कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में, सारी बात है, इसमें क्या करना है, लो ब्लड कैल्शियम लेवल स्टिमुलेट करता है, इसको इंक्रीज करता है। तो अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो पीटीएच हार्मोन भी जो है वो भी रिलीज नहीं हो पाएगा। कि रिलीज होगा, अंडर सिक्रेशन है ना। तो याद रखिएगा कि जब ब्लड में कैल्शियम के लेवल जो है वो लो होता है, इसकी वजह से मस्कुलर टेटनिंग हो जाती है। ठीक है, और मस्कुलर टेटनिंग से क्या होगा, वर्किंग नहीं हो पाएगी। और अगर इसकी सिक्रेशंस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं तो लीड करता है या एक्टिविटी होती है तो डीमिनरलाइजेशन भी करता है।
क्या करता है बेटे? डी मिनरलाइजेशन करेगा। डीमिनरलाइजेशन का मतलब है कि अब इसका काम बेसिक क्या है, इसने क्या काम करना है? जाहिर बात है इसने ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस करना है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? डीमिनरलाइजेशन। जो आपकी बोन्स में कैल्शियम है उनको निकालकर तो जो है वो किसको दे देगा? ब्लड को देगा। ये भी याद रखना है कि कैल्शियम आयंस जो है ये डीमिनरलाइजेशन का मतलब यह है कि इनको रिमूव करेगा बोन्स में से और बोन्स से कहां देगा? ब्लड को देगा। अब जब ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस कैल्शियम पे कौन एक्ट करेगा? तो जाहिर बात है ये किस पे एक्ट करेगा? कैल्सिटोनिन पे। अब देखिए ना, विदाउट एनी रीजन, यानी कि कैल्शियम इंक्रीज हुआ लेवल, किसने इंक्रीज करवाया? ओवर स्ट्रेस ने। पीटीएच हार्मोन जो है वो बोन्स में से कैल्शियम को निकालता है, दैट इज का डीमिनरलाइजेशन, और वो ब्लड में चल जाती है। ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है तो कैल्सिटोनिन को एक्टिवेट करता है, और ये जो कैल्सिटोनिन है ये क्या करती है? दोबारा ब्लड में से जो है एक्टिवेट हो जाएगी और दोबारा क्या करेगी? ब्लड में से इन कैल्शियम को पकड़कर जो है वो बोन्स को प्रोवाइड करेगी। ये तो ओवर सिक्रीशन अगर नॉर्मल भी ऐसे ही होता है, लेकिन जब ज्यादा ओवर सिक्रीशन होती है ना तो याद रखिएगा यहाँ पर किडनी स्टोन्स डेवलप होते हैं। नॉर्मल भी यही है, नॉर्मली इसका फंक्शन भी यही है कि ये दोनों मिलकर कैल्शियम के लेवल को बोन्स और ब्लड में मेंटेन रखते हैं, लेकिन इसकी सर्ज हो गई है बहुत ज्यादा बॉडी में, इट इज डेवलप नाउ ड्यू टू सम फैक्टर्स। तो जैसे डीमिनरलाइजेशन होगी या जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल ड्रॉप होगा तो ये क्या करेगा? बोन्स में से कैल्शियम को रिमूव करेगा और फिर इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन इनटू द ब्लड। ब्लड में जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो ये कैल्शियम को एक्टिवेट करता है, जाहिर होता है कैल्शियम। और कैल्शियम जो है अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो और तो कैल्शियम भी उसके साथ उतनी ही ज्यादा सर्ज में रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद वो बोन्स को तो देगा लेकिन किडनी स्टोन्स भी होगी, क्योंकि हमारी बॉडी का होमियोस्टेसिस है। अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम रिलीज हो रही है तो सारी कैल्शियम दोबारा बोन्स में नहीं जा सकती। याद रखिएगा वो किडनी स्टोन्स जो है उसमें डेवलप हो जाते हैं, और किडनी स्टोन्स के साथ साथ यहाँ पर बोन्स जो है ना, ये जो बोन्स है, क्योंकि बोन्स से निकला है तो बोन्स वीक हो जाती है, इनको हम रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें टांगे जो है ना वो बच्चों की वो बेसिकली क्या हो जाएंगी? वीक हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, ये याद रखिएगा, ये ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं है। रिकेट्स में बोन्स जो है जो बच्चे होते हैं उनकी वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। बेटे वेट करें। जी बेटे बोले। हाँ जी हाँ बेटे बोले। सही, आप ओवर सिक्रीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसे मुझे वो ओवर सिक्रीशन का मतलब है कि अगर ये हार्मोन बॉडी में ब्लड में ज्यादा इंक्रीज हो जाए,
तो ड्यू टू सम फैक्टर्स तो डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है, और डीमिनरलाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होगी? बोन्स होगी, क्योंकि मिनरल्स की डेपोजिशन जो है वो बोन्स, कैल्शियम हड्डी को मजबूत करती है, नीडो भी है, अक्सर आपको एडवर्टाइजमेंट देते होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बोन्स में से ये कैल्शियम रिमूव होती है तो किसकी तरफ चली जाती है? ब्लड की तरफ मूव करती है। और हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए ब्लड में तो जाहिर बात है वो किसको स्टिमुलेट करेगा? वो एक्चुअली इस को स्टिमुलेट करेगा, और ये कैल्शियोटिनिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रही है। थायराइड ग्लैंड जो है इस कैल्शियोटिनिन को रिलीज करेगा और ये कोशिश करेगा कि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम को कहां पर? दोबारा बोन्स में डिपॉजिट करवाए। अगर ये सही तरह वर्किंग ना कर पाए तो उससे किडनी स्टोन हो सकते हैं, और इसकी रीजन की वजह से कैल्शियम लेवल हाई होने की वजह से ब्लड में, वो ब्लड जब किडनी के पास पहुंचता है तो वो किडनी स्टोन्स, आप लोगों ने पढ़े हैं कैल्शियम फास्फेट के स्टोन्स होते हैं, और बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी, उससे रिकेट्स हो जाएगी। ये इसकी हाइपर एक्टिविटी है जी। क्लियर हो गया बेटे? नेक्स्ट बेटे हम पढ़ेंगे पेनक्रियास और इसके बाद एड्रेनल ग्लैंड। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है ये हमारी बॉडी का डबल ग्लैंड भी कहलाता है, क्योंकि ये डुअल ग्लैंड है, इसमें दोनों एक्टिविटीज होती हैं। इसको हम ड्यूअल ग्लैंड भी बोलते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का, नॉट द डाइजेस्टिव ग्लैंड, नॉट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सॉरी हमारे बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का ये क्या है? डुअल ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी है। ये दो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, एक को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन और एक को हम बोलते हैं बेटे एंडोक्राइन। तो जब भी एक्सोक्राइन एक्टिविटी होगी तो ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं, इसमें सेल्स होते हैं एक्टिव सेल्स जो इसको रिलीज कर रहे होते हैं, और जब एंडोक्राइन एक्टिविटी होती है तो हमारे पास इसमें से हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं। तो पेनक्रियास इसलिए हमारी डाइजेशन में और अदर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। पेनक्रियास में एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास को क्या बोलते हैं और एक्सोक्राइन पोर्शन को क्या बोलते हैं? यहां पर मैं कुछ डायग्राम्स को ड्रॉ करूंगा ताकि आप लोग उनको समझ लें। ये हमारे पास एक पेनक्रियास है लाइक दिस, और आप लोगों ने इसकी डिटेल पढ़ी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो इसमें कुछ सेल्स होते हैं यहां पर, इस तरह से इन सेल्स को मैं बना रहा हूं। ये सेल्स है फॉर एग्जांपल, बहुत से, ठीक है जी, ये सेल्स बनाए, और ये सेल्स जो है ये कनेक्टेड होते हैं इस ट्यूब के साथ। ये ठीक हो गया, कनेक्शन भी हो गया, और इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ये देखिए ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स है। अब ये जो आपके पास सेल्स मैंने थोड़े से बड़े करके दिखाए हैं, इनको हम नाम देते हैं कि ये एक्टिनर सेल्स हैं लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है? एक्टिनर सेल्स हैं। ये एक्टिनर सेल्स क्या काम कर रहे होते हैं? बेसिकली ये वो सेल्स हैं जो कि इसे हम एक्टिनर और एसिनर सेल्स भी बोलते हैं। ये एंजाइम रिलीज कर रहे होते हैं। कौन से पैनक्रियाटिक जूसेस वाले एंजाइम्स रिलीज करेंगे? जबकि ब्लू कलर के लाइंस के जो सेल्स हैं वो इनको क्या कहेंगे हम? आई सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो हमने इसकी जो बेसिक मेटाबॉलिज्म, बेसिक जो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं ना वो इसके, वो हमने पढ़ने हैं ये वाले एंडोक्राइन, क्योंकि इसके एक्सोक्राइन फंक्शंस को हम पहले पढ़ चुके हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो उसके लिए सेल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं पेनक्रियास के? इसको हम नाम देते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस।
आइसोलेट्स लैंगरहैंस जो हैं ये इसमें स्मॉलर सेल्स भी होते हैं, लार्जर सेल्स भी होते हैं। तो आप लोगों ने इसमें एक सेल्स पढ़े हैं जिनको हम अल्फा सेल्स बोलते हैं, एक सेल्स पढ़े हैं जिसको हम बीटा सेल्स बोलते हैं। तो ये दो तरह के हमारे पास सेल्स इसमें होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें किस तरह के सेल्स होते हैं तो लार्ज नंबर जो होते हैं वो किसके होंगे, तो बीटा सेल्स जो है वो हमेशा लार्ज इन नंबर में होंगे। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बीटा सेल्स लार्ज इन नंबर होते हैं, नंबर्स में लार्ज होंगे, और अल्फा सेल्स जो है स्मॉल इन नंबर्स होंगे। नो, इसको मैंने नंबर ऐसे लिखा था, फिर आप लोगों को कहेंगे कि सर नंबर और एम, या आप याद रखा। अब इसके एमसीक्यू किससे पूछ सकता है, वो कहता है which of the following is a small in numbers in islets of Langerhans, क्योंकि ये islets Langerhans के दो सेल्स है ना, तो आप कहेंगे जी अल्फा सेल्स जो है वो स्मॉल होंगे और बीटा सेल्स जो है वो लार्ज होंगे। और इनकी सिक्रीशन क्या होगी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सिक्रीशन को हम इंसुलिन बोलते हैं और इसकी सिक्रीशन को हम ग्लूकागोन बोलते हैं। तो बीटा सेल्स मैंने उल्टा लिख दिया, बीटा सेल्स जो है वो लार्ज सेल्स जो है इंसुलिन बनाते हैं और ये बनाएंगे ग्लूकागोन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स जो है बेसिकली हमारे पास मौजूद होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अब ये याद रखिएगा ये दोनों हार्मोन्स जो है वो बेसिकली एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एंटागोनिस्टिक वर्क होता है इसका, एंटागोनिस्टिक वर्क होता है, यानी कि एक अगर इंसुलिन जो है ग्लूकोज को लेके जा रही है तो ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। असल क्वेश्चन ये है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके पास एक है हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं STH हार्मोन, एंड ACTH हार्मोन। चार्ली में है आपके पास कैल्सिटोनिन हार्मोन और डेल्टा में आपके पास GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है जी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि which of the following trophic hormone actually control the secretion of blood glucose level। यार ऐसा आपको सब कुछ आता है, कोई और भी बताया, नूरुल हुदा को भी आता है, मोमिना अली, बस ये चार ही आज मुझे आ रहे नजर जी। मोमिना सर बीटा ये याद रखिएगा कि ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन होते हैं, ये ट्रॉफिक हार्मोन है और ये जो प्रोडक्शन हो रही है इसकी इंसुलिन की और ग्लाइकोजन की, इसमें इनका बड़ा ज्यादा रोल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसुलिन जो एक ट्रॉफिक हार्मोन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्लूकागोन ट्रॉफिक हार्मोन है, मैं ये कह रहा हूं कि ये इनकी सेक्रेशन जो है अल्फा और बीटा सेल से वो होती है, तो ये एक्चुअली कंट्रोल होती है STH ग्रोथ हार्मोन, स्पेक्ट्रोफिन हार्मोन है, और दूसरा क्या है आपके पास ACTH हार्मोन। तो एक्चुअली आपके पास बेसिकली ये दो हार्मोन्स ट्रॉफिक हार्मोन होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल के। अब मेटाबॉलिक फंक्शन इंसुलिन का आपको पता है और मेटाबॉलिक फंक्शन आपको ये पता है कि ग्लूकागोन को क्या होगा, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि इंसुलिन का बेसिक काम है ग्लूकोज को लेके चलना और आगे शिफ्ट करना। ग्लूकागोन का काम है ये एंटागोनिस्टिक होता है इंसुलिन ने, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज करता है तो उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। एक्चुअल मैंने जो पढ़ाना है ना आपको वो है इसकी सिक्रीशंस का, अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन। ये नोट कर ले जल्दी से, चले यहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ। इसकी अंडर सिक्रीशंस क्या है, ओवर सिक्रीशंस क्या है। मैंने इनके फंक्शंस को डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये तो इजी है,
आप पढ़ सकते हैं, इसी में फंक्शन में डिस्कस हो जाएगी एब्नॉर्मलिटी। एक आप लोगों के पास एब्नॉर्मलिटी है इसमें जिसको हम बोलेंगे अंडर सिक्रेशन, और एक है ओवर सिक्रेशन, ये इंसुलिन की है। सबसे पहले इंसुलिन के बारे में हम पढ़ते हैं कि अगर बॉडी में इंसुलिन जो है वो अंडर सिक्रेशन हो तो इसको क्या बोलते हैं। अगर बॉडी में इंसुलिन सही तरह प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही तो इसको हम इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसमें आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो आपने याद रखनी है हाइपर ग्लाइसीमिया, ये कंडीशन बच्चों को कैसे याद करनी है कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड में इंक्रीज कर जाता है इसकी कंसंट्रेशन, दिस कंडीशन का हाइपरग्लाइसीमिया, और इसकी वजह से कंडीशन डेवलप होती है, इसको हम डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं। ये भी वैल्यू आपने याद रखनी है, डायबिटीज इंस्पाइटस नहीं है। और जब डायबिटीज मिलाइटस जो है वो हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है इंसुलिन का लेवल, ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज कर गया और इंसुलिन का लेवल जो है वो डिक्रीज कर गया। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है ना वो शुगर जो है यूरिन में रिलीज होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अब ये टर्म जो है आप लोगों को मैं भी बता रहा हूं, ग्लाइकोसूरिया की टर्म जो है वो फेडरल में लिखी है, पंजाब में नहीं लिखी, तो वो उसमें से लिखा हुआ पंजाब में शुगर इन द यूरिन, तो ग्लाइकोसोरिया, ग्लाइकोसोरिया भी बोलते हैं इसे, ग्लाइकोसोरिया के ऐसा कंडीशन जिसमें यूरिन का लेवल जो है उसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए, यूरिन में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टर्म को या इस चीज को लेके डायबिटीज इंसिपिडियस के साथ। देखिए डायबिटीज इंसिपिडियस जो डिसऑर्डर है उसको भी तो डायबिटीज है, डायबिटीज दो टाइप की है, मेलाइटस है और इंसिपिडियस है। इंसिपिडियस में एडीएच हार्मोन की अंडर सिक्रेशन होती है, ठीक है, और वो क्या करता है एक्चुअली किडनी की ट्यूब्यूल्स पे एक्ट नहीं कर पाता, तो ग्लाइकोसूरिया इसकी एक एग्जांपल है। इसके बाद जो है बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्बेंस होगी, फिर डी अरेंजमेंट हो जाएगी, नर्वस सिस्टम की, क्योंकि जाहिर बात है नर्वस सिस्टम को तो एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगी तो एटीपी कैसे चलेगा। इसकी वजह से बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन भी होती है, बॉडी में डिहाइड्रेट भी होगी। तो इंसुलिन की आपने एक जो है वो पढ़ी है अंडर सिक्रेशन। अगर इंसुलिन जो है वो ओवर सिक्रीट हो जाए तो फिर बॉडी पे उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो ओवर सिक्रेशन को हम देखते हैं कि इसके साथ मेंटल रिटार्डेशन है, जनरल वीकनेस है और ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। ओवर सिक्रेशन, अगर ओवर सिक्रेशन के आपको ये पता चला जाए कि इंसुलिन अगर रिलीज नहीं हो रही, एक तो हो गया ना कि इंसुलिन बहुत कम रिलीज हो रही थी और अब इंसुलिन ज्यादा बनना शुरू हो गई है, तो इसको इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया कि ऐसी कंडीशन जिसमें ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में, सेल में नहीं कहना, ब्लड में कम हो जाए उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया का नाम देते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है इसमें क्या होगा, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो नहीं होती, तो यूटिलाइजेशन शुगर जो है वो क्या होगी, फॉल कर जाएगी और ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, आपका शुगर लेवल लो हो जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम और मसल्स जो है वो अपसेट हो जाएंगे। याद रखिएगा नर्वस
सिस्टम प्लस मसल्स जो है वो अपसेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आप लोग बहुत ज्यादा देर तक पढ़ते हैं, ठीक है, खाना नहीं खाते या कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो आपकी बॉडी में जो है आपकी बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिक शॉक्स में चला जाती है बॉडी, क्योंकि ओवर स्टेशन या इंसुलिन स्ट्रेस में, याद रखिएगा ये दोनों जो आप लोग पढ़ते हैं ना, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये स्ट्रेस में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो अक्सर लोगों को जो शुगर होती है वो स्ट्रेस की वजह से होती है, ओबेसिटी की वजह से होती है, या बहुत जो है स्लगिश बॉडी जो होती है उसमें ये इन्वॉल्व होगी। तो ये आप लोगों को एमसीक्यू पूछ सकता है इस तरह से कि ऑल आर रिलेटेड टू हाइपरग्लाइसेमिया एक्सेप्ट, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसूरिया, डीअरेंजमेंट, ये डीअरेंजमेंट है, और डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा, नर्वस सिस्टम और मसल अपसेट। तो इसके डिजीजेस के बारे में, इसकी ओवरस्टेशन के बारे में पूछ सकते हैं। एक दूसरी चीज आप लोगों के पास जो रह गई वो बेसिकली थी ग्लूकागोन। ये लास्ट है हमारे पास, ग्लूकागोन हार्मोन। ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये बेसिकली आपको पता है कि इसको कौन रिलीज कर रहे हैं, एक्चुअली इसको अल्फा सेल रिलीज कर रहे हैं। तो ग्लूकागोन एब्नॉर्मलिटीज जो है वो रेयर होती है एंडोक्राइन में। एक तो बात याद रखिएगा कि रेयर जो है एब्नॉर्मलिटीज, लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाए ना तो उससे जो सवाल भी दी जाती है, क्योंकि ग्लूकागोन को रिलीज कर रहा है अल्फा सेल्स जो कि स्मॉल इन नंबर में है। तो अगर बीटा सेल्स में प्रॉब्लम हो तो अल्फा सेल्स में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पेनक्रियास में से, अगर ये मैं कहता हूँ ये आपका पेनक्रियास है, उसमें से सेल्स निकाल कर दिखाऊं, ये आपके पास सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये आपके पास बेटे अल्फा सेल्स है, ठीक है, और जो ये आपके पास जो है बीटा सेल्स है, ठीक है। बीटा सेल्स की नंबर और साइज जो है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द अल्फा सेल। इसमें और सेल्स भी होते हैं, डेल्टा सेल्स भी होते हैं, एफ सेल्स भी होते हैं, लेकिन हमने कंसर्न ही नहीं है वो। तो अगर बीटा सेल्स जो है वो उनमें ट्यूमर हो जाए, मैंने ब्लू वाले को कहा है कि ये बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली, सॉरी ये बीटा सेल्स हैं, ये बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसुलिन। अगर इन सेल्स में ट्यूमर या प्रॉब्लम हो जाए तो ये क्या रिलीज करेंगे, या तो बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से ये जो आपके पास अल्फा सेल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, इस इंसुलिन ज्यादा करने की वजह से ग्लूकागोन ज्यादा रिलीज करेंगे। बड़ा सिंपल सा है कि अगर बीटा सेल्स में इंसुलिन वाले सेल्स जो है उनमें अगर ट्यूमर हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो इस ट्यूमर की वजह से इन सेल्स पे जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। तो ज्यादा इंसुलिन निकलने की वजह से ज्यादा अल्फा सेल्स को ग्लूकागोन रिलीज करनी पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली ये भी सेल्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल और ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से अल्फा सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं। फिर अगेन वही बात कि अल्फा सेल्स खुद ब खुद डैमेज नहीं होते, इसलिए इनको हेल्प आउट कौन करते हैं, एक्चुअली बीटा सेल्स। तो जी बोले, बोले बेटे, जी बोलिए बेटे, बेटे जल्दी करें, 2-3 मिनट है, क्लास आगे किसी की स्टार्ट होने वाली है, मुझे बात अस्सलामुअलैकुम जो और
equation of lactate. But I can't understand your question because your mic is so disturbing. बेटे आपके माइक से ना आवाज नहीं आ रही। जी बेटे बोले, लास्ट क्वेश्चन है ये। सर ये जो अभी आपने कहा है कि जो हमारे पास जो ट्यूमर होता है बीटा सेल पे, तो वो हमारे पास जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज, मतलब इंसुलिन ज्यादा बनेगी बीटा सेल होगा तो मतलब ट्यूमर जो भी होगा वो सेल को इंक्रीज कर देगा, तो बीटा सेल इंक्रीज होंगे तो इंसुलिन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इंसुलिन इंक्रीज होगा तो ग्लूकागोन कैसे इंक्रीज हो सकती है? देखिए इंसुलिन ने क्या बनाना है, इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज को कहाँ लेके जाए, सेल के अंदर जी, और किस में चेंज करे, ग्लाइकोजन में। ठीक है, अब इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का किस में कन्वर्ट होती है, ग्लाइकोजन में। बॉडी को क्या टाइम नहीं मिलेगा कि इस ग्लूकोज को वो मेटाबोलाइज करवाए, क्योंकि जब इंसुलिन का लेवल हाई होता है तो ग्लूकोज का अपटेक भी हाई हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अगर आपकी ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अक्सर आपने देखा जो लोग मोटे होते हैं, ओबेसिटी होती है, तो उनमें जो है डेफिशिएंसी होती है इस चीज की, तो उनका बहुत ज्यादा ग्लूकोज सेल में डिपॉजिट होता है ग्लाइकोजन में, लीवर में और मसल्स में। तो फिर ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है इसे क्या करना होता है, एनर्जी रिजर्व को पूरा करना होता है। तो ये ग्लूकागोन जो है इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है ग्लूकोज में, उसकी लिमिट से अप हो जाता है ना, क्योंकि सारी बातें इसमें तो लिमिट्स में काम करता है। ये काम करता जाएगा, इसको भी काम करना पड़ेगा अपने नॉर्मल कंडीशन से हटके। इसकी वजह से ये जो सेल्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं और उनमें ट्यूमर हो जाता है। अच्छा बेटे, नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम जो रीड आउट करेंगे इट इज अबाउट द एंडोक्राइन थायराइड ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके पास आएंगे, उसमें हमने एड्रेनल ग्लैंड्स और बाकी सारी चीजों को